सी प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 14 में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे परिचालक संबद्धता एवं वरीयता के बारे में। परिचालक संबद्धता अर्थात ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और वरीयता अर्थात प्रिसिडेंस। हम देखते हैं योजना क्या है। पहले हम देखेंगे परिचालक संबद्धता क्या होती है, फिर परिचालक वरीयता के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात संबद्धता एवं वरीयता टेबल के देखते हैं क्या है, उसके पश्चात कुछ उदाहरण के लिए कुछ व्यंजकों यानी एक्सप्रेशंस और कथनों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद एक क्रियाशील प्रोग्राम देखेंगे। अब परिचालक संबद्धता क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रस्सा कशी होती है या रस्सा खींच हम पाठशाला में देखा करते थे कि दो प्रतिभागी हैं और उनके समूह भी हो सकते हैं, टीम्स भी हो सकती हैं उनकी। अब कौन सा दल या कौन सा व्यक्ति इसमें जीतेगा तो एक सूचक होता है, जिसे हम पॉइंटर कह सकते हैं, और वह बीच में होता है और उसके बाद एक विजयी निशान दोनों तरफ रखा रहता है, लगाया जाता है। जो दल या व्यक्ति उस सूचक को उस बिंदु तक ले जाता है, हम मान के चलते हैं कि विजय उसकी हुई। एक मोटे तौर पे हम इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रत्येक परिचालक की एक संबद्धता होती है। जब कोई परिचालक पहले दाहिनी ओर के संकार्य से बंध जाता है, संकार्य यानी ऑपरेंड। जब कोई परिचालक पहले दाहिने ओर के संकार्य से बनता है तो उसकी संबद्धता दाहिनी कहलाती है, या उसे हम दाईं से बाईं भी कह सकते हैं। तो संबद्धता दो ही प्रकार की होगी, बाईं से ओर संबद्ध या बाईं से दाहिनी ओर संबद्ध, या दाईं ओर संबद्ध या दाईं से बाईं ओर संबद्ध। किसी भी एक्सप्रेशन, किसी व्यंजक में समान वरीयता वाले परिचालकों के मूल्यांकन का क्रम स्थापित करती है। यह संबद्धता यह क्रम स्थापित करेगी कि यदि समान वरीयता वाले एक से अधिक परिचालक हैं तो उनमें कौन सा परिचालक पहले किसका मूल्यांकन किया जाएगा, इसका निर्धारण होता है संबद्धता से। और एक बात और, समान वरीयता वाले समस्त परिचालकों की संबद्धता समान होती है। तो किसी एक व्यंजक में यदि समान वरीयता वाले परिचालक हैं तो उन सबकी संबद्धता बाएं से दाईं होगी या दाईं से बाईं। ऐसा नहीं होगा कि वरीयता तो समान है लेकिन संबद्धता एक की बाएं से दाएं है तो एक की दाएं से बाएं, ऐसा नहीं होगा। अब उदाहरण देखें, हम जो परिचालक वरीयता क्या है। किसी भी व्यंजक के मूल्यांकन के समय परिचालकों की निर्धारित प्राथमिकता, उदाहरण के लिए जैसे हम लिखते हैं ए धन बी गुणित सी, इसमें हम जानते हैं कि बी गुणित सी का मान पहले प्राप्त किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तत्पश्चात जो भी परिणाम आएगा उसे ए में जोड़ दिया जाएगा। हम बचपन में पाठशाला में पढ़ाया जाता था बॉडमास तरीके का करिके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति है जान। अब उस समय तो हमें पढ़ा दिया गया था, लेकिन उस समय जितने परिचालक थे प्रोग्रामिंग भाषाओं में उससे अधिक परिचालक होते हैं। तो यहाँ पर 100% सही ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ बोलते का करिके पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान। कहने का तात्पर्य यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले भाग करो फिर गुणा करो, जबकि प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी है उसमें भाग या गुणा पहले की दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं यदि एक ही व्यंजक में आते हैं, क्योंकि दोनों की वरीयता समान है। वरीयता क्रम हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे भारत देश में किसी भी शासकीय सरकारी कार्यक्रम में सर्वोच्च वरीयता होती है राष्ट्रपति महोदय की, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसका होना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, तो लेकिन आधिकारिक अधिसूचना में इसे 5A बताया गया है। उसके पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, आधिकारिक अधिसूचना में 6। यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों की वरीयता समान है, दैट इज जो कि 6 होगी, या फिर इस सूची में मैंने 7 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब संबद्धता एवं वरीयता का यह हम सूची देख लें, टेबल देख लेते हैं। यह पैरेंथेसिस बोलते हैं, छोटे कोष्ठक, ये फंक्शन कॉल में इनका प्रयोग होता है, उनको बाद में देखेंगे। फिर ये बड़ा कोष्ठक है या अरे इंडेक्स, अरे अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम बाद में पढ़ेंगे।
तो यह चिन्ह जो है स्ट्रक्चर सूचक है। तो यह कैसे बना है? ऋण का निशान और तुरंत उसके पश्चात ग्रेटर देन का जो निशान है वो बना है, वो परिचालक। इन दोनों को मिला के परिचालक, दोनों के बीच में कोई स्पेस या स्थान नहीं होना चाहिए। और एक डॉट जिसे हम कहते हैं, यह स्ट्रक्चर के जो सदस्य होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए प्रयोग में आता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इन सभी चारों परिचालकों की वरीयता सर्वोच्च है, दैट इज, जो कि जिसे हम एक कहते हैं। और सभी संबद्ध कैसे होंगे? बाएं से दाएं। इसके बाद साइज ऑफ, ये ऑपरेटर है। ये बाइट्स में कितनी बाइट्स में कितना नाप है किसी भी संकार्य का या ऑपरेंड का या किसी चर का मान या आंकड़ा प्रकार, उसमें कितनी बाइट्स हैं उसमें हम आप साइज ऑफ से हम कर सकते हैं। फिर प्रकार निर्माण, टाइप कास्टिंग बाद में हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो होते हैं, पूर्व क्रमोन्नति और पूर्व क्रमावनति तथा उत्तर क्रमोन्नति और उत्तर क्रमावनति। इस सूची में, इस टेबल में मैंने दोनों को बराबर वरीयता के रूप में लिखा है, क्योंकि यह मैंने संदर्भ लिया है कर्निगन रिची की पुस्तक जो एनसीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वितीय संस्करण से। कई जगह आप इस सोशल मीडिया पर मिलेगा, आपको कई लर्निंग साइट्स पे भी मिलेगा कि उत्तर क्रमोन्नति और उत्तर क्रमावनति की वरीयता पूर्व क्रमोन्नति एवं पूर्व क्रमावनति से अधिक है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा संकलक का प्रयोग कर रहे हैं, किस कंपाइलर का प्रयोग कर रहे हैं और उसका कौन सा संस्करण है। क्योंकि मैंने नवीनतम संस्करण का जो मानक है वो मैंने अभी नहीं देखा है, तो हो सकता है कि उसमें भिन्न हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात आता है एकल धन एवं ऋण। उसके पश्चात तार्किक नॉट या बिटपरक नॉट एवं बिटपरक नॉट, डी रेफरेंस ऑपरेटर जहाँ पे है स्टार, और यह का पता, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। फिर ये बाइनरी, गुणन, भाग और शेषफल, ये सारे जो वरीयता क्रमांक 2 में हैं, ये सारे परिचालकों की संबद्धता दाएं से बाएं है। अधिकतर परिचालकों की संबद्धता बाएं से दाएं होती है, लेकिन कुछ परिचालक हैं जिनकी संबद्धता दाएं से बाएं होती है। इसी तरह आप देखेंगे जोड़ घटाना, फिर बिटपरक स्थान परिवर्तन बाएं या दायां, या दाएं से बाएं। इसी तरह से ये यहाँ पर हमने वरीयता लिख दी है। यहाँ पर वही वरीयता है, न्यून अथवा समतुल्य, अधिक अथवा समतुल्य, ये चारों की वरीयता समान है 6, और ये बाएं से दाएं संबद्ध होते हैं। इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर 11 परिचालक होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे ये निर्धारण के चिन्ह हैं असाइनमेंट के। तो जितने निर्धारण के चिन्ह हैं उन सभी की वरीयता 14 है और सारे दाएं से बाएं संबद्ध होते हैं। और सबसे कम वरीयता होती है क्रमांक 15 पर, ये कॉमा, अर्धविराम, क्षमा करें, अल्प विराम परिचालक। जैसे कि हम इंट i, j लिखते हैं ना, उसमें जो कॉमा है, इसकी ये वरीयता सबसे कम होती है और इसकी संबद्धता भी बाएं से दाएं होती है। अब उदाहरण देख लें कुछ हम व्यंजकों एवं कथनों के। अब यहां पे देखिए आप, a धन b धन c, अभी जो 2 धन के निशान है ये परिचालक हैं, ऑपरेटर हैं, ये दोनों की वरीयता समान है और दोनों की संबद्धता बाएं से दाएं है। तो इनमें से कौन से परिचालक का प्रयोग पहले होगा? इसका, क्योंकि ये बाएं से दाएं इसकी संबद्धता है। अब यहां पर a धन b हम का मान निकालें, इसमें समस्या ये होती है कि वैसे a धन b आप करें चाहे b धन a करें बराबर है, लेकिन कई स्थान पर ऐसा होता है कि मान लीजिए b स्वयं में एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, a भी स्वयं में एक व्यंजक है या एक्सप्रेशन है, तो उनमें बाएं वाला पहले की गणना पहले होगी या मूल्यांकन पहले होगा कि दाहिने वाले संकार्य, दाहिने संकार्य यानी राइट साइड ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड, तो इसका मान पहले निकालेंगे यदि ये स्वयं व्यंजक है तो, कि इसका निकालेंगे। सामान्य स्थिति में किसी का भी मान पहले निकालो, लेकिन समस्या कब आती है? जब मान लीजिए b एक व्यंजक है और उसमें उन चरों का प्रयोग हुआ है या उपव्यंजकों का जो a में भी उपलब्ध हैं, या इसके विपरीत मान लीजिए a में उन चरों और उप व्यंजकों का प्रयोग हुआ है
जो बी में भी उपलब्ध है, तब इसका मान निर्धारण करना मुश्किल होगा, कठिन होगा, दुष्कर कार्य होगा। आप सटीकता से नहीं कह सकते कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि मानक ने, सी स्टैंडर्ड ने ऐसा इसका उल्लेख किया ही नहीं है कि ऐसी स्थिति में बाएं संकार्य का मूल्यांकन पहले करना है, प्रथम करना है, और उसके पश्चात बी का, या बी का मूल्यांकन पहले करें फिर ए का। इसी तरह से आप उदाहरण देखिए, एक ये कथन है। यहां पर समस्या कहाँ आती है? जहां दोनों संकार्यों में ऐसे चर हैं जिनका प्रयोग दूसरे संकार्य में भी किया गया है, तो आप मान निर्धारण 100% सटीकता से नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि आप जिस संकलक का प्रयोग कर रहे हैं और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं उसमें हर बार वो वही मान देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यह सुनिश्चित नहीं है कि यही कूट, यही कोड, यही पंक्ति यदि हमने संकलित की है दूसरे संकलक का प्रयोग करके तो वो भी वही मान देगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। हमें कोष्टकों का प्रयोग करें या एक कथन को उपकथनों में तोड़ लें, ताकि हम सभी संकलकों के माध्यम से जब इसको संकलित करें तो मान समान आए और सही आए। तीसरे स्थान पर जो कथन लिखा है मैंने, ये मानक फंक्शन कॉल है प्रिंटफ। यहाँ पे वही समस्या आएगी। अब इसमें हम जानते हैं कि जो फंक्शन कॉल है ये दाहिने से बाईं ओर संबद्धता होती है इसकी, लेकिन समस्या यही है कि इसका प्रयोग करने के पहले यहाँ मैं n का मान परिवर्तित कर रहा हूँ, तो यह समस्या तो सुलझेगी नहीं। तो ऐसे में हमें करना यही चाहिए कि प्लस प्लस n यदि हम चाहते हैं कि इनका क्रम निर्धारित हो, सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इसे एक से अधिक कथनों के रूप में तोड़ लें। तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम हमारा प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं। अब एक उदाहरण के लिए देखिए, जिसका कि मैंने क्रियाशील प्रोग्राम में भी उल्लेख किया, इसका प्रयोग किया है। F1 गुणित F2 भाग F3। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये भी वही कर रहा है, क्योंकि गुणा और भाग दोनों की वरीयता समान है और बाएं से दाहिनी ओर संबद्धता है इनकी। तो पहले इस रूप में पहले क्या होगा, F1 और F2 इन दोनों का गुणा होगा और जो परिणाम आएगा उसमें हम भाग करेंगे F3 का। यदि ये इंट हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण भाग होगा, पूर्ण संख्या भाग होगा या इंटीजर डिवीजन। और यदि ये चर यदि वास्तविक संख्याएं हैं तो यह वास्तविक भाग होगा। इतना ही अंतर है। तार्किक रूप से यह व्यंजक भी यही इसी की गणना कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले F1 भाग F3 इसका परिणाम आएगा और जो भी परिणाम होगा उसमें F2 से गुणा कर दिया जाएगा। तो दोनों का मान समान आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह निर्भर करता है कि आपके आंकड़े क्या हैं। चलिए हम एक देखते हैं क्रियाशील प्रोग्राम। दाहिनी तरफ मैंने स्रोत प्रोग्राम लिखा है। अब मैं इसको चलाता हूं। ये देखिए, पहले मैंने लॉन्ग डबल, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक वैज्ञानिक संकेतन में मैंने एक F1 का मान निर्धारित कर दिया है और F2 और F3 का मान मैंने क्रमशः 22.0 और 7.0 रखा है। इसका संदर्भ वहीं से लिया है कि हम बचपन में हमें 3.14 जो पाई का मान है दशमलव चिन्ह के 2 स्थानों के बाद तक, तो वहाँ हमने उसकी गणना की थी और बताया था कि वहाँ फ्लोटिंग पॉइंट या चर बिंदु निर्धारण हमेशा सदैव सटीक रूप से इसका निरूपण संख्याओं का नहीं करता। तो अब देखिए, ये प्रिंटफ ने क्या किया, F1 का मान प्रिंट किया होगा। ये देखिए, अब मैंने लिखा है 1.3 गुणित 10 की घात 28, लेकिन देखिए ये ऐसे इसका निरूपण हो रहा है 1.3 से ये अधिक है। ये देखिए क्यों, क्योंकि वही IEEE 754 मानक। अब यहाँ इसने इसका कर दिया 22, यहाँ इसने प्रिंट कर दिया 7, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इसके बाद इसने प्रिंट किया है, क्षमा कीजिएगा, F1 गुणित F2, ये मान आएगा, F1 भाग F3 ये मान आ गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर, अब मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अब देखिएगा आप, यहाँ पर ये कर रहा है ये प्रिंट। अब दोनों व्यंजक
समान व्यंजक का मूल्यांकन कर रहे हैं। समान है, हमने देखा था। ये यहाँ ये प्रिंट कर रहा है, ये यहाँ ये प्रिंट कर रहा है। अब देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक तो दोनों बराबर मान कर रहे हैं प्रिंट, यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक। इसके बाद ये 5 है तो ये 9 है, ये 6 है तो ये 9 है। क्यों? क्योंकि F1 गुणित F2 इसका निरूपण अलग ढंग से हुआ, F1 भाग F3 इसका निरूपण अलग ढंग से हुआ। और मैं बार बार कहता हूं कि चर बिंदु निरूपण पर हमें सदैव निर्भर ना रहें और कभी भी निर्भर ना रहें। अब ये थोड़ा सा रुचिकर है, यहां पर क्या लग रहा है हमें कि 5 है, इसको बिट परक रूप से इसको एक बिट से बाईं ओर स्थान परिवर्तन कर दो, जो परिणाम आए उसमें 3 से गुणा कर दो। ये देखने में ऐसे ही लगता है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसा। अब आप ध्यान दीजिए, ये बाइनरी परिचालक है, इसकी वरीयता बिट परक स्थान परिवर्तन चिन्ह से अधिक है, तो देखने में ये ऐसा लगता है कि 5 को हम पहले बाईं तरफ एक बिट स्थान से स्थान परिवर्तित कर ले, फिर उसमें 3 से गुणा कर दे। तो क्या हम सोचेंगे कि 1 से स्थान परिवर्तन किया बाईं तरफ तो हो गया 10, और 10 गुणित 3 30 आना चाहिए, लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहा है 40। हो क्या रहा है, वरीयता गुणा की अधिक है, गुणन की, तो 1 गुणित 3 पहले इसका मूल्यांकन किया जाएगा जो कि 3 होता है। अब 5 को 3 बार बाईं ओर हम स्थान परिवर्तित करेंगे, तो एक बार करेंगे तो 10, दूसरी बार करेंगे तो 20, तीसरी बार करेंगे तो 40, और सबसे कम होती है यह निर्धारण चिन्ह, तो x का मान 40 होगा, जो इसने यहां प्रिंट कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा दुविधा की स्थिति, यहां पे मैंने लिखा है x प्लस 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 x 3 बार, तो वैसे इसका जो पार्सिंग होगी वो x प्लस 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 x होगी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि इसमें ये x प्लस प्लस पहले होगा या इसका मान पहले निर्धारित किया जाएगा, तो यह निश्चित नहीं है। तो आप अपने आप को आप संतुष्ट कर सकते हैं कि इसका मान यही आएगा, क्योंकि मेरे संकलक ने तो यही मान दिया है और हर बार वही दे रहा है। लेकिन यदि हम दूसरे संकलक का प्रयोग करें तो यही कथन विभिन्न भिन्न मान दे सकता है, तो कोई किसी इसकी कोई सुनिश्चित नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस प्लस स्पेस प्लस धन स्थान x, या x स्थान धन फिर धन स्थान धन धन x, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ इसका मान अलग हो जाता है, यहाँ पे इसका पार्सिंग अलग हो जाती है, लेकिन मान यही हो रहा है कि इस धन के जो बीच में जो धन का निशान है ये, या यहाँ पर ये, इसमें बायां उपव्यंजक पहले मूल्यांकित होगा, उसका मूल्यांकन होगा, या दाहिने का। क्यों? क्योंकि वही चर x तीनों इसके दोनों तरफ आ रहा है और यहां भी आ रहा है, इसलिए ऐसे कथनों का या व्यंजकों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि इसका मूल्य निर्धारण सही तरीके से हो, सही विधि से हो, सही हो, 100% सही हो, तो हमें कोष्टकों का प्रयोग करना चाहिए और कथनों को उपकथनों में तोड़ देना चाहिए। अब यहाँ एक और रुचिकर है, मैंने यहाँ पे इंट किया है, 4 चर मैंने घोषित किए हैं। इसके लिए आप संदर्भ लिया मैंने मेरे वीडियो क्रमांक 69 जो कि अंग्रेजी में है, उसके 8 मिनट 3 सेकंड को देखिएगा, या हिंदी के वीडियो क्रमांक 70 जिसको 7 मिनट 14 सेकंड पर देखिएगा। वहाँ मैंने अलग अलग माप के न्यूनतम पूर्ण संख्याएं, अधिकतम पूर्ण संख्याएं जिनका हम निरूपण कर सकते हैं सटीकता से, उनका उल्लेख किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, S2 का मान क्या है 5 लाख, S3 का 5,000 और S4 का 50,000, और ये सारे इंट हैं, इन्हें पूर्ण संख्या हैं जो धन भी हो सकती है ऋण भी हो सकती है। अब ये कथन, इसमें ये व्यंजक S2 गुणित S3 भाग S4, और यहां पर S2 भाग S4 गुणित S3, तो ये दोनों तार्किक रूप से समान व्यंजक का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए परिणाम, यहां पर ये कर रहा है ऋण संख्या, लेकिन यहां पर ये कर रहा है सही मान। सही मान 50,000 ही आएगा। आप अपने कैलकुलेटर से या अपने कंप्यूटर से या आप कागज पेंसिल से भी कर सकते हैं। यहां हो क्या रहा है, S2 गुणित S3, मैं पहले इसको साफ कर दूं, S2 गुणित S3 क्या हो रहा है, ये 5 लाख गुणित 5,000, इसका आप मान देखेंगे तो ये यहाँ पर 25 आएगा,
उसके बाद कुछ शून्य 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 जाएंगे, यानी जो सर्वाधिक संख्या है, पूर्ण संख्या जो 4 बाइट में निरूपित हो सकती है, उससे यह मान अधिक हो गया। अधिक हुआ तो जो चिन्ह बिट है या साइन बिट जिसे हम कहते हैं वो 1 हो गई, मान ऋण में आएगा, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट में उसका निरूपण होगा। अब हमें मान सही लाना है तो हम क्या करें, पहले 5 लाख को थोड़ा छोटा कर लें। तो यहां पर हमने क्या किया, S2 भाग S4, ठीक है, ये किया ना, S2 भाग S4, तो 5 लाख बटे 50,000, तो यहां से 4 शून्य कट गए, यहां से 4 शून्य कट गए, तो 50 गुणित 5, तो कितना हो गया, 50 गुणित 5 250, फिर आप इसमें गुणा कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो यदि आपने भाग किया है, यदि भाग किया है तो S2 बटे S4, तो 5 से 5 कट गया, 4 शून्य कट गए, ठीक है, तो कितना आया, 4 यहां से गए, 4 यहां से गए, तो ये आ गया 10, और ये है आपका 5,000, 5,000 गुणित 100, तो 50, या फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा सा यदि संदेह है तो S2 बटे S4 कितना हुआ, ये 4 शून्य यहां से कट गए, ठीक है, और ये 5 कट गया, तो आएगा उत्तर आएगा 10। 10 गुणित 5,000 कितना हुआ, 10 गुणित 5,000 हो गया 50,000, तो ये मान 50,000 आएगी, ये सही मान है। जबकि व्यंजक दोनों सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें वाक्य संरचना त्रुटि नहीं है, चलते समय कोई त्रुटि नहीं है, यानी सिंटैक्स एरर भी नहीं है, सिमेंटिक रन टाइम एरर भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, आंकड़े की, मान की। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि परिचालकों की वरीयता क्या है, और जो कोई भी व्यंजक का यदि हम मूल्यांकन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो उसमें आंकड़े कौन से आएंगे, या ओवरफ्लो या अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ओवरफ्लो यानी कि ऐसा परिणाम जो अधिकतम निरूपित हो सकता है, जो परिणाम जो संख्या होती है उससे ऊपर चला जाए, जिसे हम ओवरफ्लो कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से हम परिचालकों की संबद्धता का प्रयोग कर सकते हैं और अपने परिणाम को गलत होने से, त्रुटिपूर्ण होने से बचा सकते हैं। यह प्रोग्रामर पर निर्भर करता है कि प्रदत्त शक्तियां, वरीयता और संबद्धता का प्रयोग अपनी बुद्धिमानी से करें और आंकड़ों का ध्यान रखें कि आंकड़े क्या हैं, तभी उसे सही परिणाम मिलेंगे। सिर्फ प्रोग्राम लिख देने से नहीं होगा। यह हमने प्रोग्राम देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन, यानी ब्रांचिंग एवं डिसीजन स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।